मलिका बुखारी साहबा, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की नून लीग की जो मरियम नवाज़ हैं, वो ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि जी चच्चू के ऑडियो वीडियो की बातें चल रही हैं और ऑडियो में मुख्तलिफ जगह पे वो बता रही हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें हमारी मजबूरियाँ बढ़ाएं, और बाहर आके वो खुदा पाक की कस्में उठाती है कि मेरा दिल रोता है, मेरा चच्चू रोता है, मेरा पापा भी रोता है। बताइएगा क्या कहेंगी इसको? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ ने हमेशा झूठ की, फ़रेब की सियासत की है। ऐसी सियासत को आगे बढ़ाया है जहाँ पे पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया है। आला अदालत ने जब इनके वालिद के बारे में तहरीरनामा दिया, उन्होंने जब जजमेंट दी तो उन्होंने कहा कि इस औरत ने पाकिस्तान की आला अदालत में एक जाली हल्फनामा जमा कराया। इस औरत ने पाकिस्तान की आला अदालत को गुमराह किया और मरियम नवाज़ के ऊपर कंटेम्प्ट लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। मरियम नवाज़ ने अपने वालिद को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर एड एंड अबेट किया, यानी उनकी मदद की करप्शन करने के अंदर। तो ये तो इनकी तारीख़ है। कहती हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और पता चलता है कि भाई पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल पर आकर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज़ मेरी हमशीरा की हैं। तो ये जालसाजी की, फ़रेब की और झूठ की सियासत जो है उसको आगे बढ़ाती हैं। ये जो ऑडियो लीक्स के अंदर इंकशाफात हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीशनाक है। सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म हाउस की, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म क्यों ना हो लेकिन मनसब वज़ीर आज़म का है, उसकी सिक्योरिटी लैप्स जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के सारे इदारों के लिए एक सवालिया निशान है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने निशानदेही की, इससे वाज़ेह हो गया है कि ये इक़्तिदार की सियासत करते हैं। सेहत कार्ड जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाया, जिससे आम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनकी इमदाद हुई, उस सेहत कार्ड को ख़त्म करने के लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए चाचा और भतीजी जो हैं वो गुफ्तार कर रहे थे। पाकिस्तान की आवाम ने देखा है कि ये पाकिस्तान की आवाम से भी इंतकाम की सियासत करते हैं। इनकी सियासत का महवर सिर्फ इक़्तिदार है, ये सिर्फ अपने लिए सियासत करते हैं। और सेहत कार्ड जैसे बेहतरीन प्रोग्राम को ख़त्म करने का अंदिया देना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक काबिल मज़म्मत है, और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन अच्छा हुआ कि सारे प्रोसेस के अंदर एक्सपोज हो गई मरियम नवाज़ की, उनके चाचा की और उनके ख़ानदान की पूरी सियासत। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी वही बात है कि बाहर आकर बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करती हैं, कहती हैं कि उनको तशवीश है, कहती हैं कि उनका दिल रोता है, उनको तकलीफ़ होती है, और वो इस फैसले के साथ नहीं खड़ी। अंदर चाचा को इसरार करती हैं कि चाचा जी आप इन पेट्रोलियम की मसनूआत को बढ़ाइए। तो इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, झूठ है, आवाम को गुमराह करना लिखा है। तो इनकी किस्मत में अब सिर्फ पसपाई है, इनकी किस्मत में सिर्फ अब शिकस्त है। ये कुछ भी कर लें, कितनी भी ऑडियो कॉल्स को लीक कर लें, इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम के सामने गिराने की कोशिश करें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के बाशऊर नौजवान कह रहे हैं कि हम अपने हकीकी वज़ीर आज़म से मोहब्बत करते हैं। ये वो आदमी है जिसके बयानिए जो है उसके ऊपर हम इत्तफाक करते हैं। ये वो आदमी है जो पाकिस्तान की खुददारी के साथ खड़ा है। ये वो आदमी है जो पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़ा है। तो बहुत सारे और भी इंकशाफात हुए। एक और चीज़ के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको फिलफौर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। जो गुफ्तगू वहाँ पर हुई, वज़रा और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म एक तारीख़ दे रहे हैं जिस दिन इस्तीफ़ों की कबूलियत होनी है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उसी दिन जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसका शेड्यूल जारी करते हैं इस्तीफ़े कबूल करके। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा आदमी जिसने पाकिस्तान के इलेक्शंस के निज़ाम के अंदर शफाफियत को आईनी तरीके से आगे बढ़ाना था, और उसने इनके साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके इस्तीफ़ों को पिक एंड चूज़ किया इनको सियासी बर्तरी देने के लिए, उस आदमी को हम इतने अहम आईनी ओहदे के ऊपर क्या फ़ायज़ कर सकते हैं? ये एक बहुत तशवीश की बात है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर रविश है। जिस आदमी ने वोट के तकद्दुस को बहाल करना है, उसी आदमी ने एक पार्टी के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ महाज बनाया हुआ है। इस वक्त उसके सामने एक अहम फ़ैसला भी ज़ेरे गौर है, तोशाखाना का फ़ैसला है। जब भी कोई फ़ैसला दिया, आइन और कानून से मावरा दिया। अब जो फ़ैसला देना चाहते हैं किसी की ईमा के ऊपर, किसी की चाहत के ऊपर, किसी की इंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो फ़ैसला भी आइन और कानून के मुताबिक शायद ना आए। पाकिस्तान की आवाम को पहले ही बता रहे हैं।
تو بہت تشویشناک ہے. پاکستان کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کا ایشو ہے. پاکستان کی عوام کے سامنے پورے طریقے سے نظام اور یہ سب ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور اب پاکستان کی عوام جب بھی الیکشن کے اندر جائیں گے تو اپنے حقیقی وزیر اعظم کو 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ فاتح کریں گے. اسحاق ڈار کی واپسی پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دیں کہ وہ وزیر اعظم کے جہاز میں جاتے ہیں اور واپس بھی وزیر اعظم کے جہاز میں آتے ہیں. ساتھ ساتھ خان صاحب کی بھی ابھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، تھوڑی دیر پہلے جاری کی گئی ہے، جس میں وہ مطلب پلان بنا رہے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ آڈیو لیک کا معاملہ تو بہت آگے تک نہیں جا رہا. دیکھیں، صرف پیپلز پارٹی کی آڈیو لیک نہیں ہو رہی، تو دیکھنا ہے کہ منظر عام پر کب وہ چیز بھی آتی ہے. لیکن سب سے پہلے اسحاق ڈار کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، اسحاق ڈار جو ہے وہ ایک اشتہاری مجرم ہے. اسحاق ڈار کی وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کے جہاز پہ جانا اور پھر اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز پہ آنا نظام عدل جو ہے اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. جو پاکستان کا عام آدمی ہے، جو عام پاکستانی شہری ہے، جو چھوٹا چور ہے، وہ نظام عدل کی طرف دیکھ کر ماتم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایسا کیوں ہے کہ بڑا مجرم، عوام کا مجرم، منی لانڈرر، چور، جس نے عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہوئے چوری کی، جو سرٹیفائڈ طریقے سے ایک حلف نامے میں کہہ چکا ہے کہ میں نے شریف خاندان کے لیے کرپشن بھی کی، منی لانڈرنگ بھی کی، قاضی فیملی کے نام کے اوپر اکاؤنٹس بھی کھلوائے، جس کے اثاثوں میں 91% انکریز ہوا 9 سال کے اندر. اس آدمی کو تو آپ سرکاری پروٹوکول پہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز پر لے کر آتے ہیں، اس کو آپ وزیر خزانہ کا حلف اٹھواتے ہیں، اس کو زینت بناتے ہیں پاکستان کے ایوان کی. لیکن چھوٹا چور 20 سال پاکستان کی جیل میں گزارتا ہے، مرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ بنتا نہیں تھا اور ختم ہو گیا. یہ نظام عدل جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس نظام عدل کے جو ضامن ہیں، جو اعلیٰ عدالت کے محترم ججز ہیں، خصوصاً پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں، ان سے استدعا ہے کہ اس کا نوٹس لیں. پاکستان کی عوام اس نظام عدل کے اندر ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا چور چوری کر کر چوری سے بچتا ہے، اور چھوٹا چور یا عام آدمی، عام سائلین جو ہیں وہ کورٹوں میں 2 دہائیاں رلتے ہیں انصاف لینے کے لیے. ایک کیس جو میرے سامنے آیا پچھلے سال، 22 سال، ایک عورت کے مرنے کے 22 سال بعد اعلیٰ عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس کے وراثتی حقوق اس کو ملنے چاہیے. پورا عدالت کا نظام اس کیس سے ایکسپوز ہو گیا. ایک طرف وہ کیس ہے، ایک طرف اشتہاری مجرم کا کیس ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم پاکستان کے جمہوری نظام کو کیا سکھا رہے ہیں کہ جتنی چوری کرو گے، جتنی کرپشن کرو گے، جتنی منی لانڈرنگ کرو گے، اتنے ہی بہترین عہدے پر فائز ہو گئے. یہ جمہوری نظام کی نفی ہے اسحاق ڈار کا واپس آنا، یہ عدالتی نظام کی نفی ہے، یہ ہمارے نظام عدل کے اوپر ایک تماچا ہے. اور ہمیں مجموعی طور پر اس نظام عدل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے جو اسحاق ڈار کو اس قسم کی رعایت دیتا ہے جو عام پاکستانی شہری کو نہیں ملتا. بہت شکریہ. آپ لوگوں نے کرنا تھا نا نظام انصاف، آپ تحریک انصاف مطلب آپ نے نام بھی رکھا ہوا ہے، 3-3.5 سال رہے آپ لوگ، تو آپ کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں، نظام عدل کے اوپر کسی نے بہت ساری ہیں. میں آپ مجھے انٹرویو کا ٹائم دیں، میں آپ کو طویل ڈیٹیل سے ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ جب وزارت قانون و انصاف نے کس قسم کا ریفارم کیا تھا اس نظام عدل میں بہتری لانے کے لیے. سکسیشن کا لاء تھا، سول پروسیجر کوڈ کی دیوانی مقدمات کی امینڈمنٹ تھی، جو کیس 2 دہائیاں چلتے تھے اس کو 2 سال میں مکمل کرنے کی کوشش ہم نے کی. خیبر پختونخوا پنجاب میں وہ قانون اس وقت رائج ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے، جو فوجداری مقدمات ہیں، اس کے اندر اصلاحات لانے کا بہت بڑا پیکج عمران خان صاحب نے جب اسمبلی میں پیش کیا تو ایک سازش کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو اس کا ریفارم ایجنڈا مکمل کرنے سے پہلے ہی اس کے منصب سے ہٹا دیا گیا. خواتین کے وراثتی حقوق کے لیے ہم نے قانون سازی کی. میں نے خود اینٹی ریپ بل کو پاس کروایا. بہت طویل لمبی لسٹ ہے قانون سازی کی جو ہم نے کی، اور پاکستان کی عوام الناس کے لیے قانون سازی کی. اس وقت جو ایوان ہے وہ صرف NRO 2 دینے کی زینت بنا ہوا ہے. جو ایوان عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلتا ہے، اس ایوان کو صرف یہ مقصود ہے کہ ان کے انفرادی جو ایشوز ہیں، جو ان کی ذاتیات ہیں، ان کو کیسے آگے بڑھانا ہے. بڑے بڑے جو کرپشن اور منی لانڈرنگ کرنے والے سیاستدان تھے، عوامی نمائندے تھے، ان کو احتساب کے عمل سے مکمل طور پہ فارغ کرنے کے لیے اس مقدس ایوان کو استعمال کیا ہے جس میں عوام الناس کی قانون سازی ہونی تھی. تو یہ قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. جو خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے تو سازش کا بیانیہ آپ کا کمزور نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں،
लीक करने वालों ने लीक की है, लेकिन बात यह है कि उसमें क्या बात हो रही है। उसमें मौक़िफ़ तो फवाद चौधरी बेहतरीन तरीके से देंगे, मैं पार्टी की लीड स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन चीज़ तो आया है कि साजिश हुई है। दर हकीकत तो ये है कि साजिश तो हुई है, एक साइफर तो आया है, सफ़ीर ने कहा है कि डी मार्च तो होना है। मतलब इसमें मुअम्मा क्या है? मुअम्मा तो नहीं है ना, एक चीज़ मंजर आम पर आई है। हम इसको खेलेंगे। देखिए, एक सियासी गुफ्तगू हो रही, प्रिंसिपल, और उसमें कितनी तस्दीक है, उसको कितना जोड़ा गया है, कहाँ से उठाया गया है, मैं नहीं जानती कि ऑडियो टेप के अंदर कहाँ से चीज़ें मिलाई गई हैं, क्या वो फुल ऑडियो टेप ठीक है। वो सब चीज़ें मंजर आम पे आनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ आपके पास आएगा, फवाद चौधरी साहब खुद देंगे। जितना मैंने उसको सुना है, मुझे तो लगता है कि तस्दीक पर तस्दीक हो रही है, बता रहे हैं सबको। और पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो साजिश और मुदाखलत के बीच में जो सफ़र है उसको तय कर चुके हैं। पूछिए किसी आम नौजवान से, क्या तुम्हारे वज़ीर आज़म को मुदाखलत से हटाया था या साजिश से हटाएगा? बताएगा साजिश से हटाया था। तो इन चीज़ों में कोई बात नहीं। मलिका बुखारी साहब, लास्ट क्वेश्चन, जो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक हुई है उससे पीटीआई स्पेशली बहुत ज़्यादा उसको इस वक्त उठा रही है, उजागर कर रही है। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है, इन्वेस्टिगेशन तहकीकात जब होंगी तो क्या लग रहा है, मामलात की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं तहकीकात में क्या मंजर आम पर आएगा वो तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये बात ज़रूर है कि तहकीकात होनी चाहिए। चाहे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म का मनसब है, मनसब तो वज़ीर आज़म का है, सिक्योरिटी लैब्स तो बहुत बड़ा है, 130 घंटे की रिकॉर्डिंग है, डार्क वेब पे बिक रही है रिकॉर्डिंग कितने लाखों डॉलर में। तो ये तशवीशनाक है एक मजबूत जमहूरी निज़ाम के लिए, एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट के लिए, एक बहुत बड़ी अफवाज रखने वाले मुल्क के लिए। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सवाल बनकर आई हैं और इसकी तहकीक मुकम्मल होनी चाहिए कि किस तरह इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। जो चीज़ें सामने आई उससे तो एक्सपोज हो गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तो एक्सपोज हो गए, लेकिन जिस तरह हुआ आई थिंक उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए और इस चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस का अगर महफूज नहीं तो फिर कौन सी जगह महफूज है? आप बताइए।